व्यूअर्स, आज की जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का एक सेशन हुआ है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया वहाँ पे। और एक्चुअली जो मैं वहाँ पे बात तो ये करना चाहता हूँ कि इंडिया का इंडो पैसिफिक में आसियान में जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है फॉर आसियान और फॉर इंडो पैसिफिक और इन चीज़ों को देखने के लिए? बिकॉज़ हम ज़्यादातर अपने अफ़गानिस्तान और इस एरिया की तरफ देखते हैं और जिस एरिया में दुनिया कोऑपरेशन कर रही है और जिस एरिया में इंडिया अपना असर-ओ-वसूख एस्टेब्लिश कर रहा है, उस एरिया को भी देखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे ये जो आसियान का फ़ोरम था, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का फ़ोरम था, ये बेसिकली आसियान लेड मैकेनिज़म्स हैं, जिस तरह के ईस्ट एशिया समिट है या आसियान रीजनल फोरम है या एडीडब्ल्यूएम प्लस का फोरम है। ये बेसिकली सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेसिकली प्लान्स हैं और तरीकाकार है कि कहाँ-कहाँ कैसे पार्टनरशिप होनी है। बेसिकली ये बुरनाई दारुस्सलाम ने इस दफ़ा ये चेयर कर रहा था, लेकिन द पॉइंट फॉर माय कंसर्न इज़ कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं और लास्ट टाइम ही वाज़ होम मिनिस्टर, जिनको भी अमित शाह ने रिप्लेस किया और उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और कहा जाता है कि जो 4-5 करीबी लोग हैं, जिसमें अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और 1-2 और लोग हैं जो बड़े करीबी लोग हैं, उनमें से कंसिडर किए जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने जो वहाँ पे अपना जो पर्सपेक्टिव रखा है, वो बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है कि वो ये चाहते हैं कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्री ओपन मीन्स कि सबको इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इंक्लूसिव मीन कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए एंड एवरीवन शुड हैव एन रोल टू प्ले। एंड ये सारे के सारे मज़े की बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म था, इसमें चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर और यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और ऑब्वियसली ये सारे के सारे अमेरिकन्स जो थे, इंडियंस और जो बाकी हैं वो सारे आसियान जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि वो कह रहे हैं कि जी कोड, जो साउथ चाइना सी कोड बनाया जाए। साउथ चाइना सी कोड मीन्स कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए भाई, आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, चीज़ें किस तरह चलनी है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि सारे के सारे जो जो चाइना का ये साउथ चाइना सी जितने भी नेबर्स हैं वो चाइना से तंग हैं, लेकिन इंडियन जो है वो क्या मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं? इंडियंस ये मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल किस्म का मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है G7 में भी जो मौक़िफ़ दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, दैट वाज़ अबाउट कि जी पूरी दुनिया एक है। और यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर ने यही बात की, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ठीक है? ये बेसिकली इनका एक हिंदी पर्सपेक्टिव है। आई कांट प्रोनाउंस दैट, दैट इज़ वेरी लेंथी। मैं देख रहा था कि ये उसकी बात कर रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और वो तो हैं ही हैं। लेकिन बेसिकली ये कहते ही हैं, इंडिया का मौक़िफ़ ये था इस सारी डिस्कशन में कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2014 का पर्सपेक्टिव है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पर्टिकुलरली 2015 में इन्होंने अपना आई थिंक व्हाइट पेपर जारी किया था फॉर इंडो पैसिफिक। Before that, Indians were not that much active on this part of the world. हालांकि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब जो थे, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2007 में इंडिया में बात की थी। फिर 2011-12 में अमेरिकन्स ने इसके ऊपर बात की। फिर ऑस्ट्रेलियंस ने भी बात की, बाकी ने भी बात की, फिर इंडिया ने भी अपना एक व्हाइट पेपर जारी किया और इस तरह की अपना मौक़िफ़ और अपनी स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक के लिए और लेके आए। अब यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो बात चल रही है, जो राजनाथ सिंह ने कहा, वो ये कहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको पता है ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का एरिया है, ऑब्वियसली यहाँ पे मोर देन $5 ट्रिलियन $6 ट्रिलियन ट्रेड गुजरती है सालाना।
every year. That's a very, very big number. So obviously जो sea lanes of communication है वो सबके लिए important है, either in terms of energy, either in terms of export, import. ये हमने देखा कि स्विस कैनाल में वो जो एक शिप फंस गई, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में कितना सप्लाई चेन मुतासर होने का खतरा था. सेम इज व्हाट विल हैपन इन दिस इंडो पैसिफिक, सॉरी, इन दिस एशिया पैसिफिक, और ये जो स्टेट ऑफ मलाक्का है वहां पे. सो दैट इज व्हेन दे कम द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सारी वही साउथ चाइना सी की और इस एरिया की बात की जाती है. और इंडिया ने कहा कि जी हम वही जो बातें होती हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, ओवर फ्लाइट की, कॉमर्स हम चाहते हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज ठीक होने चाहिए, और इस तरह की जो डिस्कशन है. और साथ उन्होंने फिर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन का जरूर जिक्र किया. ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो टेररिज्म और पाकिस्तान को हमेशा आपको पता लिंक करते हैं, और एक लिंक बनाने की कोशिश करते हैं. गो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इज द वन कंट्री व्हिच हैज फॉट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और हमने जीती है दहशतगर्दी की जंग. बट एनी हाउ, दिस इज व्हाट इज द पर्सपेक्टिव. उनको जब इंडिया को पता है कि 9/11 के बाद जो दुनिया में जो चीज बिकेगी वो दहशतगर्दी के साथ बात करें, दहशतगर्दी के बारे में बात करें. और रेडिकलाइजेशन तो किसी किस्म की भी हो सकती है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एनी हाउ, अब आके आगे उन्होंने FATF की भी बात की कि जी हम FATF का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी बड़ा केयरफुली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और हम वहाँ पे जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है वो रोकेंगे, एंड सो. सो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज नॉट देयर, बट दिस वाज अ रेफरेंस टू पाकिस्तान. सो भले इंडिया पाकिस्तान कहीं पे ना भी हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बारे में इस तरह की ये जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, FATF, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की बातें जरूर करता है. एक तो इससे वो ग्लोबल कमिटमेंट शो करता है भारत अपनी कि हम कर रहे हैं, एंड सेकंड एट द सेम टाइम भारत जो है वो इसको नैरेटिव को उठाता रहता है ताकि सो दैट दे कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दिस. देन साइबर थ्रेट्स की राजनाथ सिंह ने वहां पे बात की, और ये साइबर थ्रेट्स को उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और हमें जिसे कहते हैं ना मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए विद द डेमोक्रेटिक वैल्यूज. मीन्स के जो चाइनीज साइबर थ्रेट्स हैं दे आर अ चैलेंज फॉर इंडिया. डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो फिर वही है ना, मतलब दे आर नॉट वो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं. और जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच तभी आ सकती है या तो वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये जो क्वाड और इंडो पैसिफिक का ये जो प्लेटफॉर्म है उससे बात करेंगे, या फिर जो है वो दूसरे तरीके से वो जो डेमोक्रेसीज के साथ मिलने की बात करते हैं. सो साइबर की बात करते हैं. फिर उन्होंने बेसिकली जो एक इम्पोर्टेंट जो 2004 में सुनामी एक्सपीरियंस आया था, और आपको याद है व्यूअर्स कि 2004 का जो सुनामी, 2004 का जो सुनामी आया था, उसके बाद ही क्वाड की रखी गई थी बुनियाद. लेकिन फिर 2004 के बाद वो क्वाड ऑलमोस्ट इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा. फिर 2016 में ऑनवर्ड्स आई एम राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन दैट इन फैक्ट, सो आई हैव seen all the statistics and figures, so that I'm quoting here. So ये जो इसकी भी बात की उन्होंने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट की भी बात की. और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडो पैसिफिक में, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू मैनी पीपल, आई हैव स्पोकन टू मैनी जापानीज मिलिट्री ऑफिसर्स, और बाकियों से भी मैंने बात की एशिया पैसिफिक के हवाले से. तो दे हैव ऑलवेज स्पोकन कि हमारे लिए तो जो मेजर कंसर्न है दैट इज नेचुरल कैलामिटीज. तो दिस इज समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू एंड इम्पोर्टेंट. अब व्यूअर्स, ये तो आसियान की तो ये चलेगी, और इंडिया ने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया इसमें. लेकिन ऑन माय साइड व्हाट आई थिंक एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि डज पाकिस्तान हैव अ प्लान फॉर आसियान और इंडो पैसिफिक. हमारी जो आसियान के साथ ट्रेड है वो बहुत थोड़ी है, और मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी इस तरह का जो ये जो दुनिया है आसियान की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक, तो कभी जिक्र भी किया हो अपनी किसी स्पीच में कहीं. बल्कि आई वाज वेरी क्रिटिकल. आई वाज स्पीकिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया टू स्पीक ऑन कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का श्रीलंका का विजिट करें, के ऊपर बात करें. तो आई वाज वेरी क्रिटिकल एंड आई स्पोक कि भाई आप इंडो पैसिफिक के दिल में पहुंच गए श्रीलंका में,
اور آپ نے وہاں پہ جا کے انڈو پیسفک کی بات ہی کیوں نہیں کی؟ آپ نے وہاں پہ بتایا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت ایمرجنگ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، وہی ساری پرانی گھسی پٹی باتیں تھی، پاکستان سری لنکا کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، مطلب دنیا کے ہر کونے میں آپ جاتے ہیں تو بھائی اس خطے کے کوئی نہ کوئی ڈیولپنگ آرڈر ہوتا ہے، اس آرڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں obviously ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ he is more interested in the domestic politics as compared to the foreign policy. So وہ اپنا یا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ انٹرسٹڈ زیادہ ہوتے ہیں، اپنی پارٹی پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں نے الیکشن لڑنا ہے اور سارا کرنا ہے۔ سو دس از واٹ از امپورٹنٹ۔ پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے پلان فار آپ کیا بولتے ہیں اس کو ایٹ آل اس کے لیے آسیان کے لیے، اینڈ پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے پلان فار انڈو پیسفک۔ آسیان کے ساتھ تو ہماری ایک کبھی میں نے لمبا چوڑا سنا نہیں ہے لیکن ایک ٹریڈنگ میکانزم تو ہے، بات تو کی جا سکتی ہے، اس پہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح چیزیں نہیں ہیں جو ٹریڈ ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہے جس طرح پوٹینشیلز موجود ہیں ملیشیا فلپائنس کے ساتھ، اور ایون کہ انڈونیشیا سنگاپور تھائی لینڈ ویتنام کے ساتھ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن کام نہیں ہوتا، اینڈ اس میں ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے آل دس۔ اینڈ آسیان کے ساتھ تو اوبیسلی انڈیا بہت قریب سے کام کر رہا ہے، ہمیں موقع مل سکتا ہے آسیان کے قریب جانے کا if we really show intent and we have that capability to engage with them. سو فائنینشلی تو ہم بہت جگہوں پہ انگیج ہو سکتے ہیں لیکن کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں، ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ، ایز فار ایز انڈو پیسفک اینڈ the strategic mechanism is concerned, obviously Pakistan has no plan for this. Pakistan has never shared a plan for this. I have been critical on this کہ بھائی پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اپنی فشری پالیسی کر رہے ہیں، اور دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں which want Pakistan to be part of Indo-Pacific. فرانس چاہتا ہے پاکستان to be part of Indo-Pacific. میں نے کل پرسوں جو آپ کو ویڈیو بتائی تھی میں نے ذکر کیا تھا، I spoke to some French on this، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت مڈغاسکر کے ساتھ ایک آئی لینڈ ہے فرانس کا، وہاں پہ آج کل میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، آئی تھنک اس کو somewhere Indo-Pacific Symposium or something like that ہو رہا ہے، I forgot its name، اس میں پاکستان is also included and part of that discussion. So the only thing is کہ are we really interested really، ہم کیا واقعی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، موو آن کرنا چاہتے ہیں، ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ہم کر سکتے ہیں، انگیج ہو سکتے ہیں، یا کہ دنیا کا یہ جو حصہ ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے موجود ہی نہیں ہے، جس طرح لیٹن امریکہ یہ ساؤتھ امریکہ سمجھتا ہے پاکستان کے، ہمارے تو جو پاکستان نے میپ بنایا اس میں ہے ہی نہیں ہے، وہ ابھی افریقہ کو ڈالا ہے ہم نے، اس میں انگیجنگ افریقہ پالیسی پاکستان انٹروڈیوس کرائی ہے، اور وہ بھی زیادہ تر پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ انڈیا کا وہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا تو ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے، بلکہ ابھی تو بہت زیادہ ایمبیسیز بھی کھلی ہیں، ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، میرے کچھ اپنے دوست ہیں فارن آفس، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے ہائی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں فار گوئنگ انٹو دوز ایمبیسیز، آپ کو پے بھی کافی فرق ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں انسینٹیو دی جا رہی ہے جو کہ اچھی چیزیں ہونا چاہیے، اوبیسلی پاکستان اگر اپنے فٹ پرنٹ سے افریقہ میں بڑھانا چاہتا ہے تو نئی ایمبیسیز بھی کھول رہے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن انڈو پیسفک کی طرف انگیج ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ نیا ورلڈ آرڈر وہاں پہ لکھا جا رہا ہے، نیا ورلڈ آرڈر کہیں اور نہیں لکھا جا رہا، انڈیا از اے پارٹ آف دیٹ ورلڈ آرڈر. India, along with the Western powers, will work to write that world order, اور much of the history جو 21st century کی وہ ادھر لکھی جانی ہے. So this is where we have to work and this is where we need to look at, and we must not leave the space for others. We should participate and we should work on that. Let's hope that things will be good, but I find a gap in Pakistan's policy for Indo-Pacific and ASEAN. زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، جس طرح ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہمیں مسلم ممالک سے ہی بے شک کر لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ صرف مسلم ممالک تک ہی ہے، تو مسلم ممالک دو چار ہیں ادھر، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، برونائی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر لیں، ایٹ لیسٹ ان کو بھی مسلمان ملک سمجھے بجائے سے کہ آپ صرف مڈل ایسٹ والوں کی سمجھتے ہیں. So let's hope the government has that policy and the government thinks beyond its traditional approach on foreign policy.
Thank you very much.